आसार का महीना था और आसमान में काले काले बादल घिरे हुए थे। हीरापुर गांव के किसान अपने अपने खेतों में धान की रोपाई और काम में जुटे हुए थे। गांव के एक किनारे पर हरी भरी मिर्चों से लहलहाता हुआ एक खेत था। उस खेत में हीरालाल अपनी पत्नी चंपा के साथ मिर्चियां तोड़ने में व्यस्त था। हीरालाल का नियम था कि वो दिन भर खेत से ताजी मिर्चियां तोड़ता और हर शाम गांव के मुहाने पर अपनी छोटी सी दुकान सजा लेता था। शाम होते ही हीरालाल ने अपनी दुकान सजाई। टोकरियों में रखी तीखी, हरी और लाल मिर्चियां शाम की हल्की धूप में चमक रही थीं। हीरालाल अपनी मिर्चियां बेचने के लिए जोर जोर से आवाजें लगाने लगा। अरे आओ भाई आओ, हीरापुर की सबसे तीखी, एकदम ताजी हरी मिर्च ले जाओ। ऐसी मिर्च कि एक बार खाओगे तो कान से धुआं निकल जाएगा। भाजी में तड़का लगाओ या चटनी बनाओ, स्वाद दुगना हो जाएगा। आओ भाजी तरकारी वालों, ले जाओ ताजी मिर्च। अजी थोड़ा धीरे चिल्लाओ, पूरा गांव जानता है कि तुम्हारी मिर्चियाँ कैसी हैं। ग्राहक अपने आप आ जाएंगे। अरे चंपा, तुम भी ना, जब तक बोल बोल कर दुकानदारी ना करो तब तक ग्राहक का ध्यान कहाँ खींचता है। हीरालाल की आवाज सुनकर रास्ते से गुजरते गांव के लोग उसकी दुकान की तरफ कदम बढ़ाने लगे। अरे चंपा भाभी, इस झमाझम बरसात में पेट में चूहे कूद रहे हैं। गांव में कुछ ढंग का खाने को ही नहीं मिल रहा। अब क्या इस आषाढ़ की रात को ये नंगी मिर्चियां चबाकर गुजारा करें? तो क्या यहाँ बीच सड़क पर कड़ाही चढ़ाकर तुम्हारे लिए मिर्चियों के भजिए तलू गंजू भैया? जितनी तुम्हारी अकल है उसमें ये हरी मिर्चियाँ भी चबा लो तो बड़ी बात है। अरे भाभी जी, बात तो आपने बड़े पते की कही। हीरालाल, अगर तू इस गांव में इस मौसम में गरम गरम मिर्ची के भजिए बनाने लगे ना, तो पूरा गांव तेरी दुकान पर टूट पड़ेगा। पेट भी भरेगा और कसम से मजा भी आ जाएगा। ये सुनकर हीरालाल की पत्नी ने हीरालाल को कोहनी मारी, लेकिन हीरालाल अपनी ही धुन में मुस्कुरा रहा था। अरे गंजू भैया, मेरी मिर्चियों का पकौड़ा बनाओगे तो कान से सीटी बजने लगेगी। ऐसी तीखी मिर्च पूरे इलाके में नहीं मिलेगी। अरे हीरालाल भाई, मिर्च तो तुम्हारी एकदम एक नंबर है। लाओ आधा किलो तौल दो। पर मेरी एक बात गांठ बांध लो, खाली मिर्चियां बेचने से सिर्फ ग्राहकों की आंखों से आंसू बहेंगे, तेरी जेब नहीं भरेगी। इस बरसाती मौसम में कुछ अलग करो यार। मिर्चियों के साथ साथ गरम गरम तीखे भजिए भी तलना शुरू कर दो, फिर देखना कैसे नोट बरसाते हैं। हीरालाल ने आधा किलो मिर्च तौलकर लिफाफे में डाली और हंसते हुए पैसे जेब में रख लिए। अरे गंजू भाई, बात तो आपने एकदम सही कही है। अगर मैंने भजिए तलने शुरू कर दिए तो सबसे पहले आप ही पूरी कड़ाही खाली करने पहुंच जाएंगे। गंजू भैया अपनी आधा किलो मिर्च का लिफाफा थामे छतरी संभालते हुए झमाझम बारिश में निकल गए। उनके जाने के बाद सन्नाटा छा गया और हीरालाल दुकान समेटने लगा, लेकिन उसका दिमाग अभी भी गंजू भैया की बातों में ही उलझा हुआ था। अरे सुनो चंपा, बात तो गंजू एकदम पते की कह रहा था। इस झमाझम बारिश के मौसम में भला नंगी मिर्चियां कौन खरीदेगा? लोग चटपटा खोज रहे हैं। क्यों ना हम मिर्ची के भजिए का काम शुरू कर दें? अजी बात तो तुम्हारी भी सही है, लेकिन सीधे दुकान पर तलकर बेचने से पहले क्यों ना आज रात घर चलकर खुद बनाकर खाकर देखें? अरे वाह, ये तो एकदम बढ़िया विचार है। हाँ, पहले घर पर बनाकर देखेंगे कि बेसन में हमारी खेत की मिर्च का तीखापन कैसा जम रहा है। अगर स्वाद में मजा आ गया और भजिए चल गए तो समझो अपनी तो लॉटरी लग जाएगी। कल से ही दुकान पर कड़ाही चढ़ेगी। दोनों पति पत्नी खुश होते हुए भीगते रास्तों से अपने घर की तरफ चल दिए। उनके मन में अब बस एक ही लालसा थी, घर पहुंचकर गरम गरम कुरकुरे मिर्ची के भजिए तलना और उनका स्वाद चखना। घर पहुंचते ही हीरालाल और सीधे रसोई की तरफ दौड़ पड़े। आषाढ़ की रात बाहर झमाझम पानी बरस रहा था और अंदर रसोई में मिर्ची के भजिए का महासंग्राम शुरू होने वाला था। चंपा ने चूल्हा सुलगाया और उस पर काली कड़ाही चढ़ा दी। उधर हीरालाल ने अपने खेत की ताजी लंबी लंबी हरी मिर्चियों को धोकर
बीच से चीरा लगाया। चंपा ने बड़े से कटोरे में बेसन, अजवाइन, नमक और चुटकी भर हींग डालकर गाढ़ा घोल तैयार किया। जैसे ही कढ़ाई में सरसों का तेल खौलने लगा, चंपा ने मिर्ची को बेसन में अच्छी तरह नहलाया और छनन की आवाज के साथ खौलते तेल में उतार दिया। पूरे घर में तीखे मसालों और तले हुए बेसन की ऐसी खुशबू फैली कि हीरालाल की बाछें खिल गईं। थोड़ी ही देर में चंपा ने पीतल की प्लेट में गर्मा गर्म सुनहरे और कुरकुरे मिर्ची के भजिए सजाए और साथ में तीखी हरी चटनी रखकर हीरालाल के सामने सरका दिए। लो जी, आ गए तुम्हारे खेत की मिर्ची के भजिए। जरा खाकर बताओ, गंजू भैया की बात सच साबित होगी या बेसन तेल सब स्वाहा हो गया? हीरालाल ने अपनी जीभ पर पानी रोकते हुए एक बड़ा सा भजिया उठाया, उस पर चटनी लपेटी और सीधे मुंह में डाल लिया। पहला बाइट लेते ही कुर्र की कड़क आवाज हुई। भजिया इतना गर्म था कि हीरालाल का मुंह हिला का हिला रह गया। वो हवा खींचते हुए सी सी करने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी का ठिकाना नहीं था। हो, अरे चंपा, कसम गंगा मैया की, ऐसा भजिया तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया। वाह भाई वाह, बेसन का कुरकुरापन और अंदर से अपनी खेत की मिर्च का तीखापन। आहा, ये भजिया नहीं, सीधे जन्नत का टिकट है। अरे सच में कि बस मेरी झूठी बड़ाई कर रहे हो? अरे झूठी बड़ाई की बच्ची, एक बार तू भी खाकर देख। अरे अपने गंजू भैया क्या, पूरे हीरापुर गांव की जनता अगर इस भजिए को खा लेना तो उंगलियां चाटती रह जाएगी। बस चंपा, अब फैसला हो चुका है। कल शाम को सिर्फ मिर्चियों की टोकरी नहीं लगेगी, बल्कि गांव के मोड़ पर अपना हीरालाल मिर्ची भजिया सेंटर का ठेला सजेगा। कड़ाही चढ़ेगी, तेल खौलेगा और पूरे गांव में अपने भजियों का डंका बजेगा। हाँ जी, मैं घर से बेसन और मसाले तैयार करके दूंगी और तुम वहाँ गरम गरम भजिए तलना। देखना, कल गंजू भैया सबसे पहले भागे भागे आएंगे। आषाढ़ की सुबह गांव हीरापुर की मिट्टी से सोंधी सोंधी खुशबू आ रही थी। गांव के मोड़ पर हीरालाल ने अपना नया मिर्ची भजिया सेंटर सजा दिया था। उसकी पत्नी चंपा घर से ही बेसन का गाढ़ा घोल, अजवाइन, हींग और गुप्त मसाले तैयार करके लाई थी। हीरालाल ने कढ़ाई चढ़ाई और खौलते तेल में ताजी मिर्चियों को बेसन में नहलाकर छोड़ दिया। छननन की आवाज के साथ तीखे और सौंधे भजियों की खुशबू पूरे इलाके में फैलने लगी। अभी भजियों का पहला घान निकला ही था कि दूर से ही चिल्लाने और लड़ने की आवाजें आने लगी। गांव की सबसे मशहूर लड़ाकू जोड़ी रूपमती काकी और उनकी बहू सुमित्रा आपस में हाथ नचा नचाकर बहस करती हुई ठेले की तरफ आ रही थी। री सुन ले सुमित्रा, रोज रोज का तेरा ये नखरा नहीं चलेगा। आज तू रास्ते में मिर्ची के भजिए खाने की जिद करके लाई है तो पैसे भी तू ही देगी। मेरे पास कोई फालतू का खजाना नहीं लूटा है। वाह माँ जी, कमाल करती हैं आप भी। घर का पूरा राशन मैं अपने मायके के दिए पैसों से संभालूं और यहाँ 10 रुपए के भजियों के लिए भी मेरी जेब ढाक रही हैं। पैसे तो आपको ही देने पड़ेंगे, आखिर आप घर की मुखिया जो बनती फिरती हैं। अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगी कि मुखिया कौन है। एक धेला नहीं निकालूंगी अपनी बटुए से, समझी? दोनों ठेले के सामने आकर खड़ी हो गईं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए चीखने चिल्लाने लगी। हीरालाल ने जब देखा कि उसकी दुकान का पहला ही ग्राहक आपस में मुर्गों की तरह लड़ रहा है, तो उसने तुरंत हाथ जोड़े और बोला, अरे अरे काकी, अरे ओ बहू जी, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आषाढ़ की सुबह सुबह काहे अपनी जबान और दिमाग दोनों गर्म कर रही हो? पैसों का झगड़ा है ना, छोड़ो पैसों को। आज मेरी दुकान का पहला दिन है। मेरी तरफ से तुम दोनों ये भजिया मुफ्त में खाकर देखो। पैसों की बात बाद में करना, पहले पेट की आग शांत करो, फिर आराम से जितनी मर्जी हो उतनी लड़ाई लड़ना। फ्री का नाम सुनते ही दोनों के झगड़े पर पल भर के लिए ब्रेक लग गया। फ्री में दे रहा है तो ला, वैसे भी तेरे भजियों में क्या ही स्वाद होगा। काकी और सुमित्रा दोनों ने ऐंठते हुए एक एक भजिया उठाया और अपने मुंह में डाला।
जैसे ही दांतों के बीच कुर्र की कड़क आवाज हुई, बेसन का सोंधापन, चंपा के सीक्रेट मसाले का स्वाद और खेत की ताजी हरी मिर्च का चटपटा तीखापन उनके मुंह में घुला। दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जो जीभ 1 सेकंड पहले जहर उगल रही थी, वो अब उस अद्भुत स्वाद के जादू में खो गई। काकी ने भजिए का दूसरा बाइट लिया, फिर अपनी बहू का चेहरा देखा। सालों से जमी नफरत और गुस्से की कड़वाहट उस एक तीखे मीठे भजिए के स्वाद के अगेंस्ट पूरी तरह पिघल चुकी थी। सुमित्रा के चेहरे पर भी गुस्से की जगह एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई थी। स्वाद ने दोनों के सिर पर चढ़े गुस्से का भूत एक झटके में उतार दिया था। भजिया खत्म होते ही रूपमती काकी ने बहुत ही प्यार से अपनी कमर से पैसों की पोटली निकाली। अरे हीरा बेटा, जरा रुक। सुमित्रा, मेरी बहू, तू क्यों परेशान होती है? आज इन तीखे भजियों का पैसा मैं दे देती हूँ, तू तो बस मजे से खा। सुमित्रा ये सुनकर हैरान रह गई। सालों में पहली बार काकी ने उसे कल मुही की जगह मेरी बहू कहा था। सुमित्रा की आंखें छलक आईं और उसने तुरंत काकी का हाथ रोक लिया। नहीं नहीं माँ जी, आप पैसे क्यों देंगी? आप तो हमारे घर की लक्ष्मी है। इन स्वादिष्ट भजियों के पैसे मैं दे देती हूँ। आपके आशीर्वाद के आगे 20 रुपए की क्या औकात है माँ जी? सुमित्रा ने झटपट अपनी थैली से पैसे निकाले और हीरालाल के हाथ में थमा दिए। जो सास बहू 2 मिनट पहले एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाती थी, आज वे एक दूसरे का हाथ थामे खड़े होकर मुस्कुरा रही थी। दोनों के दिलों की सारी खटास मिर्ची के भजियों के स्वाद ने धो डाली थी। हीरा बेटा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे इस मिर्ची भजिए ने आज हमारे पेट के साथ साथ हमारे दिल को भी ठंडक पहुंचा दी। ऐसा स्वाद तो पूरे इलाके में नहीं मिलेगा। हाँ हीरा भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों सास बहू एक दूसरे को प्यार से देखती हुई हंसती बोलती अपने घर की ओर निकल पड़ी। देखते ही देखते लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और फिर सारा का सारा सामान बिक गया। वो खुशी खुशी घर गया। घर पहुंचकर देखा कि उसकी पत्नी चंपा घर के बाहर खड़ी है और उसके बदल ही जमींदार और उसका नौकर रामू खड़ा है। चंपा, तुम बाहर बारिश में क्यों खड़ी हो? और ये मालिक यहाँ क्या कर रहे हैं? हीरा, मालिक ने हमें घर से निकाल दिया। कहते हैं कि अगर आज ब्याज का पैसा नहीं मिला तो ये घर उनका हो जाएगा। मालिक, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। इतनी भयंकर बारिश में मेरी पत्नी को बेघर मत कीजिए। मुझ पर थोड़ा तरस खाइए मालिक। मैं आपके एक एक पैसे चुका दूंगा। मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए। वक्त बहुत दे चुका हीरा। मेरी तिजोरी दया से नहीं, पैसों से चलती है। जब तक पूरा मूल और ब्याज नहीं चुकता, ये ताला नहीं खुलेगा। जा, कहीं और जाके मर। इतनी बात सुनकर तुरंत वो बोला, ये लीजिए मालिक, ये मेरी दिन भर की मेहनत की कमाई है। इसमें आपके ब्याज की पूरी रकम है। अपने पैसों का हिसाब मिला लीजिए और ये ताला अभी खोलिए। और हाँ मालिक, एक बात ध्यान रखिएगा, आज के बाद दोबारा मेरी चौखट पर कदम मत रखिएगा। जमींदार ने पैसों की गड्डी हाथ में ली और नोटों को गिनने लगा। पैसे पूरे थे। हीरा के उस कड़े जवाब को देखकर जमींदार हैरान रह गया। एक छोटे से ठेले से इस लड़के ने एक ही दिन में इतने पैसे कमा लिए। इसका मतलब है कि इसकी दुकान में कोई मामूली कमाई नहीं हो रही है। अगर ये रेहड़ी लगाकर इतने पैसे निकाल सकता है, तो अगर मैं इसकी जगह अपनी कोई बड़ी दुकान या धंधा शुरू करवा दूं, या इसका ठेला ही अपने कब्जे में ले लूं, तो रोज की मोटी कमाई मेरी जेब में आएगी। जमींदार हाथ में चाबी फेंककर अपने नौकर के साथ अंधेरे रास्ते में चला गया। बाहर मूसलाधार बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन घर के अंदर सूखा और सुरक्षित माहौल था। चंपा, अब रोना बंद करो। देखो, सब ठीक हो गया है ना? जब तक मेरी मेहनत और तुम्हारा साथ है, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हीरा, मुझे बहुत डर लग रहा था। अगर आज आप पैसे नहीं लाते तो जाने हम इस भयंकर बारिश में कहाँ जाते। अरे पगली, घबराती क्यों हो? आज भगवान की कृपा से मेरी रेहड़ी की सारी मिर्ची और भाजी बिक गई।
लोगों को मेरी बनाई मिर्ची भाजी और पकौड़े इतने पसंद आ रहे हैं कि दुकान पर भीड़ लग जाती है। बस तुम देखना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह सूरज ढलते ही आसमान में फिर से घने काले बादल छा गए। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मौसम बिल्कुल पकौड़ों के अनुकूल था। हीरा अपने मन में ढेर सारी उम्मीदें लेकर अपनी रेहड़ी सजाकर सड़क के किनारे खड़ा हो गया। उसने ढेर सारी मिर्ची, भाजी और गर्मा गर्म पकौड़े तैयार किए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, बारिश तो तेज होती गई, पर हीरा की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। हीरा हैरान परेशान होकर सड़क की तरफ देखने लगा। ये क्या माजरा है? इतनी तेज बारिश में तो रोज मेरे ठेले पर लाइन लग जाती थी। आज एक भी इंसान मिर्ची भाजी लेने क्यों नहीं आया? क्या किसी को मेरा स्वाद पसंद नहीं आया या कोई और बात है? हीरा इसी सोच में डूबा था कि तभी सड़क से गुजरता हुआ उसका एक पुराना परिचित ग्राहक वहां से निकला। हीरा ने तुरंत उसे आवाज दी। अरे काका, रुकिए तो सही, इतनी तेज बारिश हो रही है, गर्मा गर्म मिर्ची और भाजी के पकौड़े नहीं खाएंगे क्या? आज तो बिल्कुल ताजा सामान बनाया है। अरे हीरा बेटा, तुम्हारी मिर्ची भाजी का तो कोई जवाब नहीं है, लेकिन क्या करें, अब गांव के मोड़ पर जमींदार साहब ने बहुत बड़ा पकौड़ों का ढाबा खोल दिया है। जमींदार साहब ने ढाबा? हाँ बेटा, उन्होंने अपने सबसे कुशल रसोइये रामू को वहाँ बिठाया है। रामू दिन रात एक से बढ़कर एक पकौड़े तल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जमींदार साहब तुमसे 10 रुपए सस्ते में पकौड़े बेच रहे हैं। अब बताओ, इतनी महंगाई में 10 रुपए कम में जब पेट भर पकौड़े मिल रहे हों तो लोग वहीं जाएंगे ना। ग्राहक की बात सुनते ही हीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल बैठ गया। उसने पूरी मेहनत और लगन से अपनी ये छोटी सी दुकान खड़ी की थी, लेकिन जमींदार ने अपनी दौलत के दम पर एक ही झटके में उसका धंधा चौपट कर दिया था। हीरा भारी मन से अपनी खाली पड़ी रेहड़ी को देखता रहा। दूसरी ओर गांव के मुख्य मोड़ पर जमींदार के नए ढाबे पर ग्राहकों का तांता लगा हुआ था। चारों तरफ से लोग रामू रसोइये के हाथों के बने पकौड़े खरीदने के लिए एक दूसरे पर गिरे जा रहे थे। जमींदार अपनी गद्दी पर बैठा नोटों की गड्डियां संभाल रहा था। उसकी आंखों में अहंकार और जीत की चमक थी। वाह रामू, आज तो तूने कमाल कर दिया। और तल पकौड़े जितने सस्ते में बेचना पड़े बेच, लेकिन उस हीरा के ठेले पर एक भी मक्खी नहीं भिनभिनानी चाहिए। कल बड़ा चौड़ा होकर कह रहा था कि मेरी चौखट पर कदम मत रखना। अब देख हीरा, तेरी चौखट तो क्या, तेरी दुकान की चौखट भी उजड़ गई। जब भूख से तड़पेगा और पाई पाई को तरसेगा, तब तेरा ये सारा घमंड मिट्टी में मिल जाएगा। अब तू वापस मेरे ही कदमों में गिरकर भीख मांगेगा। जमींदार ढाबे की सफलता पर फूले नहीं समा रहा था और हीरा का घमंड पूरी तरह तोड़ने के ख्वाब देख रहा था। उधर हीरा बारिश की बूंदों के बीच अपनी अदबिकी मिर्ची भाजी को देखता हुआ चुपचाप खड़ा था और फिर थक हार कर घर गया। चंपा, सब बर्बाद हो गया। आज ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता है हीरा? इतनी बारिश में तो आपकी मिर्ची भाजी के पकौड़े तुरंत बिक जाते थे। जमींदार ने गांव के मोड़ पर बड़ा सा ढाबा खोल लिया है। उसने अपने रसोइये रामू को बिठाया है और हमसे 10 रुपए सस्ते में पकौड़े बेच रहा है। हमारी कमाई का यही एक जरिया था, वो भी जमींदार ने छीन लिया। उसकी मूंछ में आग लगे उस दुष्ट जमींदार की। वो अपनी दौलत के घमंड में हमें सुखी नहीं देखने देगा। लेकिन हीरा, आप हिम्मत क्यों हार रहे हो? जमींदार भूल गया है कि हमारे पास अपनी मिर्च और भाजी के खेत हैं। हमें बाजार से महंगी सब्जी खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर हम आधे दाम पर भी पकौड़े बेचेंगे, तब भी हमें फायदा ही होगा। हाँ चंपा, तुमने बिल्कुल सही कहा। खेत हमारा है तो हमारी लागत बहुत कम आएगी। मुझे अभी जाकर खेत से ताजा मिर्ची और भाजी तोड़कर लानी होगी। कल देखते हैं जमींदार हमारा ठेला कैसे बंद कराता है। अगली सुबह मूसलाधार बारिश के बीच हीरा सुबह सुबह अपने खेत से ताजा मिर्ची और भाजी तोड़ लाया।
उसने गर्मा गर्म पकौड़े तैयार किए और सड़क के किनारे अपना ठेला लगाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। आइए भाइयों बहनों, ताजा मिर्ची और भाजी के गर्मा गर्म पकौड़े बाजार से भी आधे दाम में। आइए और मिर्ची भाजी का मजा लीजिए आधे दाम में। आधे दाम में शुद्ध और स्वादिष्ट पकौड़ों की बात सुनते ही पूरे गांव के लोगों की भीड़ हीरा के ठेले पर उमड़ पड़ी। हीरा के हाथों का स्वाद और उस पर इतना सस्ता दाम, देखते ही देखते हीरा के ठेले पर मेला सा लग गया। दूसरी ओर जमींदार का बड़ा ढाबा एकदम सुनसान पड़ा था। रामू रसोइया खाली कड़ाही लेकर बैठा हुआ था और ढाबे पर एक भी ग्राहक नहीं था। ये क्या माजरा है रामू? पूरा ढाबा सुनसान क्यों पड़ा है? आज एक भी ग्राहक क्यों नहीं आया? सब लोग कहाँ मर गए? मालिक, वो हीरा ने अपने ठेले पर पकौड़ों के दाम आधे कर दिए हैं। क्या? आधे दाम में? वो कंगाल इतने सस्ते में सामान कैसे बेच सकता है? मालिक, उसके पास अपने खेत की मिर्ची और भाजी है। उसकी लागत आधी से भी कम आती है। लोग उसी के ठेले पर टूट पड़े हैं। मालिक, हम तो उसे बर्बाद करने के चक्कर में खुद बर्बाद हो गए। हमारी सारी लागत डूब गई। रामू की बात सुनकर जमींदार के तो होश ही उड़ गए। हीरा को नीचा दिखाने और उसका धंधा हड़पने का लालच खुद उसी पर भारी पड़ गया था। उसकी तिजोरी खाली हो रही थी और हीरा अपनी ईमानदारी और मेहनत से फिर से मुस्कुरा रहा था। दोस्तों, देखा आपने, लालच का अंत हमेशा बुरा ही होता है। दूसरों का बुरा चाहने वाला इंसान आखिरकार खुद ही अपने बुने हुए जाल में फंसकर बर्बाद हो जाता है।